हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल पढ़ रहे थे। और उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, लास्ट सेशन में हमने मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन चल रहा था हमारा, और उसमें हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में डिफ्यूज़न के बारे में कि डिफ्यूज़न क्या होता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो डिफ्यूज़न के ही एक टाइप ऑस्मोसिस पराशरण के बारे में है। देखिए, हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था, डिफ्यूज़न पढ़ा था। और डिफ्यूज़न क्या होता है हमने समझा था कि जो डिफ्यूज़न है वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन के रीज़न से लोअर कंसंट्रेशन के रीज़न से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के क्षेत्र में ट्रांसफ़र हो जाना, किसका स्थानांतरण हो जाना, मॉलिक्यूल्स का, वो हमने पढ़ा था डिफ्यूज़न। उसके प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफ्यूज़न। और हमने ये भी देखा था कि डिफ्यूज़न कौन कौन से पार्टिकल शो करते हैं। तो हमने देखा था डिफ्यूज़न आयंस शो करते हैं, मॉलिक्यूल्स, इवन गैसेज जैसे CO2, ऑक्सीजन और वाटर। तो अब जो ऑस्मोसिस हम पढ़ेंगे उसमें हमारी पहली फर्स्ट पॉइंट है वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। देखिए, ये हमने पढ़ लिया था कि जो वाटर है, पानी है, वो क्या करता है, लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को फॉलो करता है, मतलब उसमें डिफ्यूज़न होता है। अब ये जो पानी में जो डिफ्यूज़न होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का या वाटर का जो डिफ्यूज़न होता है उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। देखिए, अब हम इसको अच्छे से समझें तो जो ओस्मोसिस होता है, ओस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में हमने हमारे पिछले सेशन में भी पढ़ा था कि जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो एक ऐसी मेम्ब्रेन है, एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर कोई भी चीज़ यूँ नहीं है कि कुछ भी मनमर्जी से जा सकता है या आ सकता है। उसमें सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें ही जाती हैं, सारी चीज़ें उसमें आ जा नहीं सकती, सबकी मूवमेंट उसमें पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है ओस्मोसिस का। उसमें जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं वो है वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो ये ग्रीन है ये है शुगर, मतलब शुगर के मॉलिक्यूल। अब जो है इसके बीच में क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ जा रहे हैं, कम कंसंट्रेशन में की तरफ जा रहे हैं, मतलब इधर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिफ्यूजन अकर्स इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैस मीडियम। अब हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है, गैसेस में भी होता है, लेकिन जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो ओनली किस में होती है, लिक्विड मीडियम में होती है। किस में होती है, लिक्विड मीडियम में होती है, वाटर में होती है। तो अगर हम एक टिपिकल डेफिनेशन की बात करें ऑस्मोसिस की, तो वो क्या होगी, ऑस्मोसिस इज अ पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू a region of lower water concentration till equilibrium is reached। देखिए, जो ओस्मोसिस है, जो पराशरण है, वो क्या होता है, जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा हाई सांद्रता या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्थानांतरण कर जाना, किसका, जल के अणुओं का ही क्या कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो पहला एग्जाम्पल है, हम सभी ने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं, जमीन के अंदर से लेते हैं। और प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं जमीन के अंदर से। तो ये जो प्रोसेस होती है ये
ऑस्मोसिस की ही प्रोसेस होती है। और दूसरा एग्जाम्पल आता है यूनिसेलुलर, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बहुत सारी प्लांट सेल्स भी जो होती हैं वो पानी कहाँ से लेती हैं, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से ही लेती हैं। अब ये जो दो एग्जाम्पल है इनको आगे जब हम अच्छे से और एग्जाम्पल पढ़ेंगे उनके साथ ये अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए, ऑस्मोसिस को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे। ये बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, हालांकि आप लोगों को मालूम भी होगी। अगर किसी को नहीं मालूम है तो अभी आप सुनिए, अभी पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आती है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? विलियन कहा जाता है। अब ये सॉल्यूशन या विलियन क्या होता है? देखिए, हम इसको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझेंगे। देखो, अगर मैं आपको हम क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे और उसमें हम क्या डालेंगे? पानी डालेंगे प्लस क्या डालेंगे? या तो आप शुगर ले लो या आप सोल्ट ले लो, जो मर्जी आपकी, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे? शुगर लेंगे। अब हमने वाटर और शुगर को क्या किया? एक ग्लास में लिया और दोनों को मिक्स किया। अब जो ये तैयार हुआ वाटर प्लस शुगर से, वो क्या बना, क्या मिला हमें? वो एक विलियन मिला। क्या मिला? एक विलियन मिला, एक सॉल्यूशन मिला। अब ये जो विलियन है, ये जो सॉल्यूशन है, विलियन है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो कंपोनेंट्स मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको सॉल्यूशन कहा जाता है, विलियन कहा जाता है। अब हमने इतना तो जाना कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब ये दो कंपोनेंट है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, उससे मिलके क्या बना है? सॉल्यूशन बना है। लेकिन अब हमें ये जानना है कि ये सोल्यूट या सोलवेंट क्या होता है। सोल्यूट को हिंदी में क्या बोला जाता है? विलय बोला जाता है। और सोलवेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। अब सोल्यूट क्या होता है? देखिए, हमने क्या लिया था? एक गिलास में पानी लिया था और शुगर लिया था। अब जो पानी है उसको तो हम क्या बोलेंगे? सोलवेंट। और जो शुगर है उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट। अब इस सॉल्यूशन में तो हमने पानी को सोलवेंट बोला और शुगर को सोल्यूट बोला। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा पानी को क्या बोलेंगे? सोलवेंट बोलेंगे और हमेशा शुगर को क्या बोलेंगे? सोल्यूट बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम सीधा सीधा समझें तो जो सोल्यूट है, सोल्यूट क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसको पानी में या सोलवेंट में घोला जाए, जो घुलनशील हो, जो घुलती हो, वो क्या होती है? सोल्यूट होती है। मतलब भी मिक्सचर का माइनर कंपोनेंट या जो डिजोल्व हो जाए सोलवेंट के अंदर, वो क्या होता है? सोल्यूट। मतलब जो घोला जाता है वो क्या होता है? सोल्यूट होता है। अब बात आती है सोलवेंट। सोलवेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? विलायक। अब देखिए, जिसमें सोल्यूट को घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है वो क्या है? सोलवेंट। मतलब एबल टू डिजोल्व अदर सब्सटेंस, जो अपने अंदर दूसरे सब्सटेंस को डिजोल्व कर सके, वो लिक्विड क्या कहलाता है? सोलवेंट कहलाता है, विलायक कहलाता है। अब हमें क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट। और सोल्यूट क्या होता है? जिसको घोला जाए, और जिसमें घोला जाए वो क्या होता है? सोलवेंट होता है। अब दो टर्म्स आती हैं, एक आती है डाइल्यूट, एक आती है कंसंट्रेटेड। अब डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है पतला और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। अब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस चीज़ में, जिस मिक्सचर में जो सोलवेंट होता है उसकी मात्रा ज़्यादा हो और सोल्यूट की मात्रा कम हो तो वो क्या होगा? वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। मतलब टू मेक थिनर और लेस स्ट्रॉन्ग बाय एडिंग सम वाटर या अनदर लिक्विड। जब हम किसी चीज़ को पतला कर देते हैं, थिनर कर देते हैं, या यूं कहें लेस स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उसमें पानी की मात्रा बढ़ा के, लिक्विड की मात्रा बढ़ा के, तो वही चीज़ क्या होती है? डाइल्यूट होती है।
और कंसंट्रेटेड गाढ़ा, इसका क्या मतलब होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो सोलवेंट की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, लेस होती है, और जो सोल्यूट की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। वो क्या होता है? गाढ़ा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, मतलब मोर स्ट्रॉन्ग होता है। आगे तीन टर्म्स और हैं, वो क्या क्या है? पहली है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प परासरण दाबी विलयन। दूसरी है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासरी विलयन। तीसरी है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति प्रासरण दाबी विलयन। अब देखो हाइपोटोनिक का क्या मतलब होता है? हाइपोटोनिक का मतलब होता है कम, आइसोटोनिक का मतलब होता है बराबर, ना कम ना ज़्यादा, और हाइपरटोनिक का मतलब होता है ज़्यादा। अब जो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों के बीच का होता है। अब हम इनको एक अब हम इनको आगे समझते हैं। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है? जो सोल्यूट होता है उसकी मात्रा कम होती है और सोलवेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है? जो सोल्यूट होता है और जो सोलवेंट होता है दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं। और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है? जो सोल्यूट होता है वो ज़्यादा होता है और जो सोलवेंट होता है वो कम होता है। अब हम ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और जो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इनके बेसिस पे हम ओस्मोसिस की क्रिया को समझेंगे कि इनमें ओस्मोसिस कैसे होता है। देखिए पहला सॉल्यूशन आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसको समझेंगे, हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे जो बहुत ही बेसिक है, आसान है, जो आप सब लोग अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। देखिए हम एक बीकर लेंगे, एक ग्लास लेंगे, उसमें पानी डालेंगे या उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेंगे। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ कि उसमें सोल्यूट ज़्यादा नहीं है, कम है, और सोलवेंट क्या है? ज़्यादा है, मतलब H2O की जो मात्रा है वो इसमें ज़्यादा है। और इसमें क्या डालेंगे? एक किशमिश डालेंगे या एक सेल डालेंगे। तो क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है उसमें सोलवेंट की मात्रा ज़्यादा है, मतलब H2O की मात्रा ज़्यादा है, और जो सेल है उसमें सोलवेंट की मात्रा कम है, H2O की मात्रा कम है। तो पानी क्या करेगा? H2O क्या करेगा? सोलवेंट क्या करेगा? सेल के अंदर चला जाएगा और सेल क्या होगी? स्वेल हो जाएगी। सेल क्या होगी? फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है सेल का, पानी का सेल के अंदर चला जाना, किशमिश के अंदर चला जाना, उसका फूल जाना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एंडोओस्मोसिस। मतलब जो मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो सेल के अंदर हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एंडोओस्मोसिस। अब ये तो था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। अब दूसरा आता है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हम इसके बारे में जानेंगे। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है? हम एक और बीकर लेंगे जिसमें हम सोल्यूट और जिसमें सोल्यूट ज़्यादा हो और सोलवेंट कम हो, ऐसा सॉल्यूशन लेंगे। मतलब उसमें हम शुगर मिलाएंगे, सोल्यूट मिलाएंगे पानी के अंदर, और उसमें हम सेल को रखेंगे। जब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल को रखा तो क्या होता है कि जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें जो पानी है H2O है वो क्या है? सोलवेंट कम है, और जो सेल है उसके अंदर H2O क्या है? ज़्यादा है। तो क्या हमने क्या पढ़ा था ओस्मोसिस का? कि ओस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी वाली जगह से कम क्वांटिटी में चले जाते हैं। तो सेल के अंदर क्या है? ज़्यादा है, और सेल के बाहर क्या है? कम है। तो जो H2O है वो क्या करेगा? सेल से बाहर चला जाएगा और सेल क्या होगी? श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इस प्रोसेस को क्या, अब ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्सोओस्मोसिस। मतलब कि सेल के अंदर से पानी का H2O का बाहर निकल जाना और सेल का सिकुड़ जाना ही क्या कहलाता है? एक्सोओस्मोसिस। अब इन दोनों के बीच की
एक सॉल्यूशन आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब उसमें क्या है, जो सोल्यूट है वो किसके इक्वल है, सोलवेंट के। अब हम एक और बिकर लेंगे या गिलास लेंगे जिसमें हम एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे और उसमें हम जब सेल को रखेंगे तो जो सेल का सोलवेंट है और जो सॉल्यूशन का सोलवेंट है वो बिल्कुल दोनों इक्वल हैं। इसलिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ना तो बाहर जाएंगे ना ही अंदर आएंगे। अगर वो अंदर बाहर आएंगे तो भी बिल्कुल इक्वल अमाउंट में रहेंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। उस इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम यही होता है दो चीज़ों का इक्वल हो जाना। अब आपको ये तीनों सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए, अब हमने जो ऊपर इस सेशन में देखा था एक एग्जांपल कि जो प्लांट की रूट्स हैं वो ज़मीन से पानी लेते हैं, किससे लेती हैं, ओस्मोसिस से लेती हैं। वो जो प्रोसेस है वो क्या होगा, एंडोओस्मोसिस होगा, कि जो प्लांट की सेल हैं, रूट की जो सेल हैं वो पानी को अपने अंदर ले रही है, तो वो ओस्मोसिस का ही एक एग्जाम्पल है। आई होप आपको अभी अच्छे से समझ आया होगा। और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, उसमें एक्सोosmosis होता है। जो एंडोosmosis होता है उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, सेल के अंदर पानी की मूवमेंट होती है। और जो एक्सोosmosis होता है उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल, जो पानी की मूवमेंट होती है वो सेल के बाहर की तरफ होती है। और एंडोosmosis में क्या होता है, जो पानी की मूवमेंट है, H2O की मूवमेंट है, वो सेल के अंदर होती है। टर्म आती है प्लाज्मोलाइसिस। अब ये प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, प्लाज्मोलाइसिस एक प्रोसेस होती है जो लिविंग प्लांट सेल्स के अंदर होती है। अब जो लिविंग प्लांट सेल्स हैं उनमें क्या हो जाता है, एक्सोosmosis हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लाज्मोलाइसिस है वो एक्सोosmosis का एक एग्जाम्पल है। एक्सोosmosis हुआ, एक्सोosmosis हो जाने के कारण जो प्लांट सेल थी, लिविंग प्लांट सेल, उसका पूरा वाटर बाहर निकल गया और सेल क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलाइसिस। और प्लाज्मोलाइसिस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। अब देखिए, जो ये प्लाज्मोलाइसिस की टर्म है इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक प्लांट लिया गया, रियो डिकोर करके एक प्लांट है, उसकी लीफ ली गई। अब रियो डिकोर की लीफ ये एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों ली गई, क्योंकि जो इनके अंदर सेल सेप होता है वो कलर्ड होता है, उसमें रंग होता है। अब आपको ये पौधा रियो डिस्कलर का प्लांट है और इसके अंदर ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है ये किसके कारण आता है, सेल सेप के कारण आता है। अब सेल सेप क्या होता है, जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, उसको क्या कहा जाता है, सेल सेप। तो इनमें जो सेल सेप था वो कलर्ड था। तो हम पहले स्टेप में क्या देखेंगे कि जब प्लाज्मोलाइसिस नहीं हुई थी उससे पहले हम क्या करते हैं, जो ये प्लांट है इसकी लीफ ली जाती है और लीफ के ऊपरी हिस्से को पील किया जाता है और पानी के साथ उसकी एक स्लाइड बनाई गई। जब उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंडर रखा गया तो वो कुछ ऐसी दिखाई दी हमें। अब इसमें हमें पूरा सेल सेप दिखाई दे रहा है, मतलब हम सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के अंदर कुछ डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। अब क्या हुआ, अब ये जो सेल थी रियो प्लांट की, रियो लीफ की, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा गया। जब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा गया मतलब सोल्यूट ज़्यादा सोलवेंट कम, ऐसे सॉल्यूशन में रखा गया, तो क्या हुआ, जो सेल के अंदर H2O होता है वो क्या हुआ, बाहर निकल गया, सिकुड़ गई, श्रिंक हो गई। और इसको हम नेक्स्ट इसमें जो आफ्टर प्लाज्मोलाइसिस की कंडीशन है उसमें देख सकते हैं। उसमें क्या दिखाई देगा आपको, जो सेल सेप है वो बीच में दिखाई देगा और जो सेल मेम्ब्रेन की लेयर है वो हमें अच्छे से समझ आएगी। तो यही क्या होता है, ये प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, सेल का संकुचन हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो ये क्या हुई,
लाइसिस की प्रोसेस। उसके बाद ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इसके बाद क्या किया गया, जो रियो की लीफ थी उसको पानी के साथ उबाला गया और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रख के देखा गया। तो क्या हुआ, जब उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंडर रखा गया तो उसमें हमें प्लाज्मोलिसिस देखने को नहीं मिला। अब वो क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो सेल होती हैं वो गर्म होने के कारण, उबलने के कारण वो डेड हो गई। तो ये जो हमने पूरा एक्सपेरिमेंट देखा, इससे हमें क्या समझ आया, इससे हमें दो बातें समझ आई। पहली पहली तो हमने ये देखी कि जो प्लांट सेल होती हैं उनके अंदर ओस्मोसिस की क्रिया होती है, प्लाज्मोलिसिस की क्रिया होती है। और जो दूसरी चीज़ थी वो हमने क्या देखी कि वो जो ओस्मोसिस होता है, प्लाज्मोलिसिस की क्रिया होती है, वो कब होती है, जब सेल जिंदा हो, लिविंग हो। जब वो डेड हो जाती है तो उसमें ये प्रोसेस देखने को नहीं मिलता। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है, ऑस्मोसिस अकर ओनली इन लिविंग सेल, कि ऑस्मोसिस सिर्फ किस में अकर होता है, लिविंग सेल्स के अंदर ही देखने को मिलता है। या ओस्मोसिस जो है वो सेल के लिए या सेल के जीवन काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेल अपने सारे गैसियस एक्सचेंज या पानी का एक्सचेंज सब किसके प्रोसेस के थ्रू करती है, डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस से करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो सेल है वो क्या करती है, जितना भी उसका न्यूट्रिशन है एनवायरनमेंट से, वो क्या करती है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के थ्रू लेती है। तो सेल के लिए डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस की प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। अब बात आती है कि जो ऑस्मोसिस होता है और डिफ्यूज़न होता है उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, हमने ऊपर जो ये सब कुछ पढ़ा है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बारे में, उसमें हमने डिफरेंस पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में उसको समराइज कर रहे हैं कि जो ऑस्मोसिस होता है, अब एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप उस डायग्राम को देखिए। जो ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस कहाँ से हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन वो किससे जा रहे हैं, एक सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू ही उनमें मूवमेंट हो पा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिना जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं हो सकती। लेकिन जो डिफ्यूज़न होता है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे अगर हम किसी रूम में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं आसानी से दूसरी जगह, तीसरी जगह उसकी स्मेल या धुआं आसानी से पहुंच जाता है। तो वो क्या है, डिफ्यूज़न का ही एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो ऑस्मोसिस है वो हमने पढ़ा था किसमें होता है, सिर्फ लिक्विड में होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है, या यूँ कहिए सॉल्वेंट में के अंदर होता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस। लेकिन जो डिफ्यूज़न है वो हमने पढ़ा था सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसियस मीडियम में भी होता है। अब देखिए, जो ऑस्मोसिस होता है या सिंपल डिफ्यूज़न होता है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसको क्या नहीं होती, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब एटीपी क्या होता है, एनर्जी होती है एटीपी। लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम एक टाइप पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और सिंपल डिफ्यूज़न को नहीं होती। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वी कैन ऑब्जर्व स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो हम किसके थ्रू देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। जब हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे 11th में 12th में, तब हम जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, उसके जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, बहुत सारे और भी मॉडल हैं, उनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक टर्म आती है एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है, देखिए हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लचीली होती है, और लचीली होने के कारण
वो क्या करती थी, फूड पार्टिकल्स या सेल के बाहर जो भी मटेरियल है उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेती थी, निगल लेती थी। देखिए, तो हम ऐसे कह सकते हैं, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल द सेल टू एनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। मतलब एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस यही होती है कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण सेल एनवायरनमेंट से अपना फूड एनगल्फ कर ले, निगल ले। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस को समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, एक सेल होती है। और तो वो अपना भोजन एनवायरनमेंट से कैसे लेता है, फूड कैसे लेता है, इसी प्रोसेस के थ्रू लेता है, एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से। अब ये डायग्राम में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये अमीबा है, एक सेल है, और ये जो है ये क्या है, फूड पार्टिकल है। अब अमीबा क्या कर रहा है, अब फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उसके चारों तरफ अपनी सेल को फैला देगा और उस फूड पार्टिकल को क्या कर लिया, अपने अंदर एनगल्फ कर लिया। तो यही क्या होती है, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।